हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे पोर्टियर ट्रायंगल मेथड या फिर जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन सिंक्रोनस अल्टरनेटर। प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम लोग सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और एम्पियर टर्न्स मेथड स्टडी कर चुके हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड या फिर पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड फॉर फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो ईएमएफ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? IRA, IXL। IRA ये एक ड्रॉप हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। एक है हमारे पास IXL, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। और हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है वो एक बेसिकली क्या है, आपका MMF क्वांटिटी। आर्मेचर रिएक्शन जो है वो हमारा क्या है, MMF क्वांटिटी को डील करता है। तो हमारे प्रीवियस जो मेथड थे, जैसे EMF मेथड था या फिर सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, इसमें क्या थी, जो सारी की सारी क्वांटिटीज़ थी उनको हम ट्रीट कर रहे थे एज अ EMF क्वांटिटी। MMF मेथड में हम सारी की सारी क्वांटिटी को ट्रीट कर रहे थे एज अ MMF क्वांटिटी। But in this method, it is based on separation of armature leakage reactance and armature reaction effect. The armature leakage reactance is called Portier reactance, XL. XL is called Portier reactance in this method, and hence the method is called Portier रिएक्टेंस मेथड। अब क्या है कि हमको इस वाले मेथड में दो क्वांटिटी फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करना है हमको XL, दूसरा फाइंड करना है आर्मेचर रिएक्शन MMF। तो इन दोनों के लिए हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन सर्किट टेस्ट, सेकेंड वन इज़ ज़ीरो पावर फैक्टर टेस्ट। और ये टेस्ट जो है हम अल्टरनेटर पे, जो भी हमारा गिवन अल्टरनेटर होगा, हम उस पर परफॉर्म करेंगे। तो आते हैं हमारे फर्स्ट टेस्ट पे, दैट इज़ ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट का हमारा जो डायग्राम है, कनेक्शन डायग्राम आपके सामने शोन है, जिसमें हमारे पास एक प्राइम मूवर है। चूँकि हम अल्टरनेटर यूज़ पढ़ रहे हैं तो प्राइम मूवर होगा, स्टेटर है, ठीक, एक स्विच है जो कि कैसे कनेक्ट है, प्योरली रिएक्टिव लोड से। तो हमने इनिशियली क्या किया, स्विच एस को ओपन रखा, स्विच एस इज केप्ट ओपन, और प्राइम मूवर रोटेट्स द सिंक्रोनस अल्टरनेटर एट सिंक्रोनस स्पीड थ्रू आउट द टेस्ट। टेस्ट के दौरान प्राइम मूवर जो है अल्टरनेटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रन कराता रहता है। तो इसी ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेंगे या स्टेप्स ऑफ या प्रोसीजर जो रहेगा वो लिखा है। हमने ओपन रखा, अब हमने सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करा दिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। फिर हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट, एक्साइटेशन इज़ वेरीड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियो डिवाइडर। द ओपन सर्किट EMF इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। हमने एक्साइटेशन वेरीड किया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिवाइडर। एक पोटेंशियल डिवाइडर भी हमारे उसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे लगा हुआ है। आफ्टर दैट हमने एक कर्व ड्रॉ किया, जो फोर्थ पॉइंट है, अ ग्राफ ऑफ IF एंड VOC फेस प्लॉटेड। अब आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है, दैट ग्राफ इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज़ है। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जो कि है हमारा जीरो पावर फैक्टर टेस्ट। अब जीरो पावर फैक्टर टेस्ट है क्या, थोड़ा समझते हैं। इस वाले टेस्ट में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, दिस वन, इसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो स्विच एस है, अब हमने उसको क्लोज़ कर दिया है।
स्विच एस को हमने क्लोज़ कर दिया है। तो क्या हुआ, प्योरली रिएक्टिव लोड गेट्स कनेक्टेड टू द अल्टरनेटर थ्रू एन एमीटर। एक एमीटर के थ्रू प्योरली रिएक्टिव लोड कनेक्ट हो गया। और हम जानते हैं कि प्योरली रिएक्टिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या होता है, ज़ीरो लैगिंग, मतलब फाई की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री, दैट इज़ ज़ीरो लैगिंग। हैंस दिस टेस्ट इज़ कॉल्ड ज़ीरो पावर फैक्टर टेस्ट। बोल्ड में लिखा है ज़ीरो पावर फैक्टर टेस्ट। अब परफॉर्म कैसे कर रहे हैं हमने, अगेन स्पीड को हमने मेंटेन कांस्टेंट एट सिंक्रोनस स्पीड। जो हमारा लोड करंट रहेगा, जो हमारा लोड करंट रहेगा उसको हमको मेंटेन करना है कांस्टेंट एट इट्स रेटेड वैल्यू। लोड करंट की जो रेटेड वैल्यू होगी उसे कांस्टेंट मेंटेन करना है। कैसे, बाय वेरिंग एक्साइटेशन। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको हम वेरी करेंगे, एक्साइटेशन वेरी करेंगे और लोड करंट को कांस्टेंट या रेटेड वैल्यू पर फिक्स कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट देर इज़ नो नीड टू ऑब्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स टू ऑब्टेन द कर्व। अब जैसे हमें कर्व ड्रॉ करने के लिए रीडिंग्स चाहिए होती हैं कि 3-4 रीडिंग्स ले ली, देन हमने 3-4 रीडिंग को अपने ग्राफ पेपर पे पुट किया और एक कर्व ड्रॉ कर लिया। बट इस केस में, किस केस में, ज़ीरो पावर फैक्टर के केस में ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, ओनली 2 पॉइंट्स आर इनफ टू कंस्ट्रक्ट अ कर्व। हम सिर्फ 2 पॉइंट की वैल्यूज़ लेते हैं, 2 पॉइंट पर रीडिंग लेते हैं और उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और द कर्व इज़ कॉल्ड ज़ीरो पावर फैक्टर सैचुरेशन कर्व। अब ये रीडिंग आपको लेनी कैसे है, हाउ टू इनिशिएट। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट की हेल्प से एक सैचुरेशन कर्व ड्रॉ करते हैं, जो कि कैसे ऑब्टेंड होना है। सबसे पहले प्लॉट ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑन अ ग्राफ पेपर एज शोन इन द बिलो फिगर। बिलो मतलब अब मैं नेक्स्ट फिगर जो दिखाऊंगा उसमें है। नाउ सेकेंड पॉइंट, प्लॉट द एक्साइटेशन करस्पॉन्डिंग टू जीरो टर्मिनल वोल्टेज। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ द टेंजेंट ऑन open circuit characteristic through origin which is lie OB as shown dotted in below figure. This is called air line. Then draw the horizontal line PQ parallel and equal to OA. Up from the point Q, draw the line parallel to the air line which intersect open circuit characteristic at point R. Join PQ and join PR. The triangle PQR is called पोर्टियर ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बन जाता है जिसको आप पोर्टियर ट्रायंगल कहते हो। और फ्रॉम द पॉइंट R ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन PQ टू मीट द पॉइंट S. द ज़ीरो पावर फैक्टर फुल लोड सैचुरेशन कर्व इज नाउ बी कंस्ट्रक्टेड बाय मूविंग ट्रायंगल PQR so that R remains always on open circuit characteristic and line PQ always remains horizontal. It must be noted that portier triangle once obtained is constant for a given armature current and hence transferred as it is. Through point A, draw a line parallel to PR meeting open circuit characteristic at point P. From B, draw a perpendicular on OA to meet it at point C. Triangle OAB and PQ are similar triangles. The perpendicular RS gives the voltage drop due to the armature leakage reactance, that is IXL. The length PS gives field current necessary to overcome the demagnetizing effect of armature reaction at full load. The length SQ represents field current required to induce an EMF for the balancing leakage reactance drop RS. These values can be obtained from any portier triangle such as OAB, PQR and so on. अब इतनी रीडिंग से कुछ खास समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा मैं अब इस डायग्राम को आपके सामने रखे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की। सबसे पहले आपने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली, ओके। अब इसी सेम कर्व पे आपको जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक या सैचुरेशन कर्व ड्रॉ करना है। तो आपने क्या किया, 2 पॉइंट लिए। एक पॉइंट है आपका A,
कर्व में देखिए पॉइंट ए, ये पॉइंट ए क्या है हमारा, 0 टर्मिनल वोल्टेज, मतलब शॉर्ट सर्किट फुल लोड 0 पावर फैक्टर आर्मेचर करंट यहाँ पर। ओके, फिर एक पॉइंट आपने लिया पी, जो कि क्या है हमारा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फुल लोड करंट एट 0 पावर फैक्टर लैगिंग। अब इन पॉइंट को ए और पी को इस तरीके से ज्वाइन करो एकदम फ्री हैंड, ए से पी की तरफ। देन आप एक ओ बी, एक टेंजेंट है किस पर, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पर, जिसे हम बोलते हैं एयर लाइन, जिसे हम क्या बोलेंगे, एयर लाइन। अब इतना करने के बाद पोर्टियर ट्रायंगल बना कैसे। अब आते हैं हमारे पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी से हमने एक लाइन ड्रॉ की है पी क्यू पैरेलल टू ओ ए, एक लाइन पी क्यू पैरेलल टू ओ ए, ठीक, पैरेलल टू ओ ए। अब इस लाइन की लेंथ जो है वो ओ ए के लेंथ के बराबर दिख रही है आपको। फ्रॉम द पॉइंट क्यू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द लाइन एयर गैप। अब क्यू से एक लाइन हमने ड्रॉ की पैरेलल टू एयर गैप, और उसने किस पॉइंट पे कट किया है, आर पॉइंट पे। तो हमने क्या कर दिया, आर और क्यू को ज्वाइन कर दिया, पी और आर को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो ट्रायंगल बना है, द ट्रायंगल इज़ कॉल्ड पोर्टियर ट्रायंगल। आर से एक परपेंडिकुलर डाला पी क्यू पर, जिसने एस पॉइंट पर कट किया, और ऐसे ही ट्रायंगल्स हम रिपीट करते चले गए, जैसे पी डैश, क्यू डैश, आर डैश और ओ ट्रायंगल ओ ए बी। ये तीनों ट्रायंगल कैसे हैं आप में, सिमिलर ट्रायंगल्स। जब आपके पास एक बार कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो गई, अब ये कैरेक्टरिस्टिक तो ड्रॉ हो गई, तो अब इसमें कुछ लेंथ है, जैसे आर एस, एक लेंथ है ना आपको दिख रही है आर एस। इट गिव्स द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। मतलब इस वाले केस में आपको कौन सा ड्रॉप मिल रहा है, आई एक्स एल। दूसरा कौन सा है, पी एस। पी एस गिव्स फील्ड करंट, क्योंकि इस एक्सिस में फील्ड करंट है, नेसेसरी टू ओवरकम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एट फुल लोड, एट फुल लोड। देन है आपका एस क्यू। एस क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फील्ड करंट है, रिक्वायर्ड टू इंड्यूस एन ईएमएफ फॉर बैलेंसिंग लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, आर एस, लीकेज रिएक्टेंट ड्रॉप आर एस। अब ये जो वैल्यूज़ हैं कौन सी, आर एस, पी एस और एस क्यू, कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर एनी पोर्टियर ट्रायंगल, फॉर एनी पोर्टियर ट्रायंगल। चूँकि ये आप काम किस पे कर रहे होंगे, ग्राफ पेपर पे, तो हम कहते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड एज लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू आई फेज फुल लोड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल पर फेज। तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर एस और लेंथ ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई आई ए फुल लोड, और ये क्या है हमारा, नथिंग बट द पोर्टियर रिएक्टेंस, नथिंग बट द पोर्टियर रिएक्टेंस। अब एक बार पोर्टियर रिएक्टेंस आपको मिल गया, अब हमको एक कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने कैसे लिखा, यूज़ ऑफ पोर्टियर रिएक्टेंस दैट इज़ एक्सएल टू डिटरमाइन रेगुलेशन। अब जो आपने एक्सएल पर फेज फाइंड किया है, अब इसका यूज़ कहाँ पर है, टू फाइंड द रेगुलेशन। तो हमने एक कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर पोर्टियर ट्रायंगल मेथड के लिए। तो कैसे करते हैं, कुछ स्टेप्स है फेजर डायग्राम ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। सबसे पहले आप क्या करिए, ड्रॉ द टर्मिनल वोल्टेज वी फेज एज अ रेफरेंस फेजर, ड्रॉ कर लिया। देन आई फेज लैगिंग और लीडिंग, जैसा भी पावर फैक्टर गिवन हो, लैगिंग और लीडिंग, जस्ट सपोज लैगिंग है। तीसरा, थर्ड क्या हो सकता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आई फेज आर ए फेज
एक वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक, क्या है, कौन सा वोल्टेज ड्रॉप, आई फेज आर फेज टू वी फेज विच इन फेज विथ आई फेज। ऑब्वियस ही बात है, आई फेज के ही फेज में होगा आई फेज आर फेज। द आर फेज इज़ टू बी मेजर सेपरेटली। अब आर फेज क्या, आर्मेचर रेजिस्टेंस वाला, तो हमने डीसी रेजिस्टेंस टेंस से फाइंड कर लिया होगा इसको। एक्सेल फेज हमने पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड से फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या किया कि फेज़र सम ऑफ वी फेज, आई फेज, आर फेज, आर ए फेज और आई फेज, एक्सेल फेज, ये आपको देंगे आपको E1 फेज की वैल्यू। किसकी वैल्यू देंगे आपको, E1 फेज की वैल्यू। अब इस E1 फेज के करस्पॉन्डिंग आप एक MMF फाइंड कर लीजिए, जिसको आप बोलिए FF1। दिस इज़ नोन, ये दिस इज़ व्हेन जब आर्मेचर रिएक्शन कंसीडर कर लेंगे। जब आर्मेचर रिएक्शन आप कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जब आप आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तो तब जो MMF मिलेगा वो है हमारा FAR, और वो क्या है, हमारी लेंथ ऑफ PS, लेंथ ऑफ AC। देन हमको क्या करना है, टोटल फाइंड करना है। तो आप FF1 और FAR का रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए FR, जो कि वेक्टर सम ऑफ दीज टू। कौन कौन से दीज टू, FF1 और FAR का। और जब आपको एक बार FAR मिल जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आप ई फेज फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ करैक्टरिस्टिक ओपन सर्किट जीरो पावर फैक्टर करैक्टरिस्टिक कर्व, जो आपने ग्राफ पेपर में बना रखा होगा। तो वो जो फेज़र डायग्राम है कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, वो आपके सामने इस समय मौजूद है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो सबसे पहले आप क्या करिए, वी फेज़ को रेफरेंस लीजिए। आपने वी फेज़ को रेफरेंस लिया। अब इस वी फेज़ के रिस्पेक्ट में आप लैगिंग पावर फैक्टर ड्रॉ करते हुए आई फेज़ ड्रॉ कर लीजिए। आई फेज़ आपने ड्रॉ कर लिया। आई फेज़ ड्रॉ करने के बाद वी फेज़ हो गया, आई फेज़ हो गया। अब क्या करना है, अब आई फेज़ आर ए का एक ड्रॉप आपको ड्रॉ करना है। आई जो पॉइंट बी की तरफ देखिए, आई फेज़ आर ए फेज़ का आपने ड्रॉप किया पैरेलल टू आई फेज़। देन इस पर 90 डिग्री आई फेज़ एक्स एल फेज़ जो आपने ड्रॉ किया, इन तीनों फेज़र का सम क्या हुआ, I1 फेज़। अब I1 फेज़ के बाद हमने क्या किया, आपको इस I1 फेज़ पर इसी फेज़ के करस्पॉन्डिंग MMF फाइंड किया, जो कि क्या था हमारा FF1। तो इस E1 फेज़ पर 90 डिग्री एक फेज़र आप ड्रॉ करोगे जिसका नाम होगा FF1। आफ्टर दैट जब आर्मेचर रिएक्शन को आप कंसीडर कर लोगे तो E से F तक एक और फेज़र आपने ड्रॉ किया जिसका नाम है FAR, और FF1 और FAR इन दोनों का रिजल्टेंट FR आपने OF ड्रॉ कर लिया। ओके, अब जब एक बार आपको FR मिल गया तो आप इसके करस्पॉन्डिंग ई फेज़ फाइंड कर लेंगे। और वंस ई फेज़ इज़ नोन, जब आपने ई फेज़ फाइंड कर लिया तो आप इजीली वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग फार्मूला ई फेज़ माइनस वी फेज़ अपॉन वी फेज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस मेथड में बहुत सी चीज़ें हमने कुछ एजम्पशंस लिए हैं, या इस मेथड को और भी कैसे बोल सकते हैं, तो कुछ एजम्पशंस हैं। जैसे हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया है। द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑन नो लोड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रिलेशंस बिटवीन MMF एंड वोल्टेज ऑन लोड। तीसरा क्या है, द लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज IAXL इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन। द आर्मेचर रिएक्शन MMF इज़ कांस्टेंट। ये चार हमारे इस वाले मेथड के अजम्पशंस हैं। अब इन अजम्पशंस के बाद भी इस मेथड्स के कुछ ड्रॉबैक भी होंगे। तो मैंने लिखा है द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज़ दैट
separate curve for every load condition is necessary to plot if portrait triangle for various load conditions are required। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हर बार आपको अलग अलग कर्व ड्रॉ करना है अगर आपकी लोड कंडीशंस चेंज होती है। थैंक यू। बट थैंक यू कहने से पहले हम सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं। तो मैं आता हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट स्लाइड क्या थी, हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया जीरो पावर फैक्टर टेस्ट है क्या। तो हमने सबसे पहले ईएमएफ मेथड और एमएमएफ मेथड बताया। ईएमएफ मेथड में बताया कि हम ईएमएफ क्वांटिटीज़ को डील करते हैं, एमएमएफ मेथड में बताया कि हम एमएमएफ क्वांटिटीज़ को डील करते हैं। जीरो पावर फैक्टर टेस्ट में हम स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन इफ़ेक्ट। एक्चुअली में हमको इस मेथड में कुछ नहीं, सिर्फ एक्सएल को कैलकुलेट करना है। एक्सएल, व्हाट इट, एक्सएल, जिसे हम पोर्टियर रिएक्टेंस भी कहते हैं। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, ओपन सर्किट और जीरो पावर फैक्टर टेस्ट। तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपके सामने बना हुआ है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हमने सबसे पहले स्विच एस को ओपन रखा, ठीक। हमने सिंक्रोनस स्पीड पर अपने अल्टरनेटर को रोटेट कराया, एक्साइटेशन को वेरीड किया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। देन एक कर्व ड्रॉ कर लिया आईएफ और वीओसी के बीच में। फिर हमने जीरो पावर फैक्टर टेस्ट परफॉर्म किया। तो क्वेश्चन है, इसे जीरो पावर फैक्टर टेस्ट कहते क्यों। तो सबसे पहले हमने स्विच एस को क्लोज़ किया और इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर दिया वाया अमीटर। इंडक्टिव लोड है, प्योरली इंडक्टिव लोड है, तो पावर फैक्टर जीरो लैगिंग होगा, मतलब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जीरो पावर फैक्टर टेस्ट। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। वो हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर करके करैक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट पी हो गया। फ्री हैंड से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ए पॉइंट हमारा जीरो टर्मिनल वोल्टेज है, पी पॉइंट हमारा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज है। मतलब आपके पास जो अल्टरनेटर है उसकी रेटिंग आपको पता है। तो हमने फील्ड करंट की वो दो वैल्यूज़, एक जब फील्ड करंट जीरो है तब वोल्टेज कितना था, बात समझे मेरी। एक जब फील्ड करंट रेटेड था तब वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कितना था। तो 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए मिला, एक पॉइंट पी मिला। दोनों पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन कर लिया। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने ड्रॉ पी क्यू लाइन पैरेलल की है किसके, ओ ए के, और दोनों की लेंथ सेम है। आफ्टर दैट क्यू पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है एयर, किसके पैरेलल, एयर लाइन के पैरेलल, और उसने ओपन सर्किट कैपेसिटी को आर पॉइंट पे कट कर दिया। देन पी क्यू को ज्वाइन कर लिया और आर पी को ज्वाइन कर लिया, और आर से एक परपेंडिकुलर पी क्यू पे डाल दिया जिसने एस पॉइंट पे कट किया। अब ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स बनते चले गए, और सब के सब क्या है, पोर्टियर ट्रायंगल्स। तो इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी, जैसे आर एस ने दी हमको आई एक्सएल, पी एस ने हमको क्या दिया, फील्ड करंट, जो कि है नेसेसरी टू ओवरकम द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। एस क्यू ने हमें कुछ वैल्यू दी है, जो कि क्या है हमारा, रिप्रेजेंट फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस एन ईएमएफ फॉर बैलेंसिंग लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप आरएस। तो इनकी हेल्प से हमने अपना एक्सएल पर फेस फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ आरएस या फिर लेंथ ऑफ बीसी डिवाइडेड बाय आर्मेचर करंट पर फेस एट फुल लोड कंडीशन। अब हमने इन वैल्यूज़ के साथ ड्रॉ किया अपना फेज़र डायग्राम। ये है आपके सामने फेज़र डायग्राम, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि आपने वी फेज़ को रेफरेंस लिया, हमने लैगिंग पावर फैक्टर को कंसिडर करते हुए आई फेज़ को लैगिंग इन नेचर बनाया, लैग कर रहा है बी फेज़ को बाय एन एंगल फाई। देन आई फेज़ आर ए फेज़ को हमने इन फेज़ विथ आई फेज़ ड्रॉ कर लिया है, और आर ए फेज़ हम कहाँ से फाइंड कर चुके हैं, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट से। देन हमने आई फेज़ एक्सएल फेज़ 90 डिग्री टू आई फेज़ आर ए फेज़ ड्रॉ किया है, और एक्सएल फेज़ क्या है हमारा, पोर्टियर रिएक्टेंस। अब इन सब का तीनों का फेज़र सम, कौन तीन फेज़र, वी फेज़ और आई फेज़ आर ए फेज़ और आई फेज़ एक्सएल फेज़। तो इनका जो फेज़र सम है वो आपको देगा E1 फेज़। अब E1 फेज़ के करस्पॉन्डिंग आप जब एक एमएमएफ फाइंड करिए
जब आर्मेचर रिएक्शन आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वो MMF होगा FF1, जो कि 90 डिग्री होगा किस पर, E1 फेज़ पर, 90 डिग्री बना लिया। देन आपने आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर कर लिया और एक फेज़र डायग्राम FAR MMF फेज़र ड्रॉ कर लिया। इन दोनों फेज़र का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा FR। अब FR आपको नोन हो गया। अब इस FR के करस्पॉन्डिंग आप अपने ग्राफ पेपर पर E फेज़ की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। V फेज़ आप पहले ही निकाल चुके हैं, किसके थ्रू, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। तो E फेज़ माइनस V फेज़ अपॉन V फेज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 वोल्टेज रेगुलेशन आपने फाइंड कर लिया। अब दिस मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप एज EMF क्वांटिटीज एंड द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एज MMF क्वांटिटी। This is the reality, hence the result obtained by this method are nearer to the reality and those obtained by EMF and MMF method। मतलब जो हमारे बाकी दो मेथड है उन दोनों से बेटर वैल्यू हमें पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड में मिलती है, वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे जो मैंने अभी बताए थे कि हर एक कंडीशन, लोड कंडीशन के लिए आपको हर एक बार फेज़र डायग्राम, हर एक बार पोर्ट्रेट ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देन हमने इसके अजम्पशंस डिस्कस किए थे। टोटल 4 अजम्पशन है। एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमने नेगलेक्ट माना था, दूसरा पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड में 0 पावर फैक्टर टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन, तीसरा द लीकेज रिएक्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन, चौथा आर्मेचर रिएक्शन MMF इज़ कांस्टेंट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।